सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस पोइट्री का हम लोग फर्स्ट जो लेक्चर है वो डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस से मैं आज बात करने आया हूँ 11th क्लास की सेकंड पोइट्री के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में पोइट्री को अच्छे से डिस्कस किया। साथ ही साथ हमने सेंट्रल आइडिया को देखा कि किस सेंट्रल आइडिया को लेकर के इस पोइट्री को लिखा गया है। थर्ड चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस की है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन किया था गाइज लिटरेरी डिवाइसेस से रिलेटेड। तो ये तीन पार्ट जो है, ये तीन पोर्शन जो है पोइट्री के, हम अपने फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। और उस लेक्चर में मैंने आपसे एक छोटी सी डिमांड की थी कि आप लोग मुझे केवल एक छोटी सी चीज बताएंगे कि जब आप इसकी समरी लिखने के लिए सोचेंगे या जब इसका समरी लिखने का विचार आएगा तो वो 5 कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं या पॉइंट्स होने वाले हैं जिन्हें आप उस समरी में जरूर से इंक्लूड करना चाहेंगे। ठीक है गाइस, तो आज हम इसकी समरी भी डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो यहां पर हमारा सबसे पहला स्टैंजा जो है, बेसिकली ये 3 स्टैंजाज में बटी हुई है पोइट्री। तो 3 स्टैंजाज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ क्या क्या देखने को मिलता है। लास्ट स्टैंजा में मुझे लगता है ज्यादा कुछ है नहीं डिस्कस करने का, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंजा जो है दोज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी हमारे लिए, तो प्लीज पे और फुल अटेंशन ऑन दिस लेक्चर। तो रेफरेंस इसका ये है कि ये स्टैंजा जो है ये लेबनम टॉप जो हमारी पोएट्री है उससे लिया गया है, और पोएट जो है इस पोएट्री के, इस पोएम के, वो हैं टेड ह्यूजेस। ठीक है, तो ये रेफरेंस जो है सब जगह सेम रहने वाला है, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा बात करेंगे। ऑन अ ब्राइट सितंबर आफ्टरनून, एक सुनहरी जो सितंबर की आफ्टरनून का समय है, ब्राइट यानी कि उजाला युक्त, उजाले से भरी हुई या रोशनी से भरी हुई। ठीक है, लेबनम एक छोटा सा जो पेड़ है विथ हैंगिंग ब्रांच, जिसकी शाखाएं जो हैं बिल्कुल पतली पतली और नीचे की तरफ लटक रही हैं, एंड येलो फ्लावर्स, और येलो फ्लावर्स उस पे होते हैं। स्टूड साउंडलेस, बिल्कुल शांत खड़ा है। साउंडलेस का मतलब भी यहां क्या है, शांत खड़ा है। एंड मोशनलेस, बिना हिले डुले, है ना, कोई भी मोशन या कोई भी गति वो नहीं कर रहा है। अ फ्यू लीव्स that had yellowed and some seed by scattered around it, और इसके येलो कलर के जो सीड्स हैं, सॉरी येलो कलर की जो इसकी पत्तियां हैं, जो कुछ पत्तियां हैं पहले हरी थी, बाद में पुरानी होने के साथ साथ या उसे पोषण नहीं मिल रहा, वो धीरे धीरे निर्जीव होती जा रही हैं, तो वो पीली पड़ गई हैं, और कुछ बीज जो है वो चारों तरफ इसके बिखरे हुए हैं, यानी कि फूल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, और फूलों में जो बीज है वो भी अब नीचे की तरफ बिखरे हुए। इस तरह का एक दृश्य है जो फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया गया है। इन दीज ओपनिंग लाइन्स, यानी कि जब कविता प्रारंभ होती है उस समय की इन पंक्तियों में, द लेबनम टॉप जो है टेड ह्यूजेस जो है इसमें डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग कर रहे हैं, इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका विवरण दे रहे हैं। अ लेबनम ट्री हुज टॉप इज क्वाइट, एक लेबनम का पेड़ है जिसका टॉप यानी कि सबसे ऊंचा हिस्सा जो है वो बिल्कुल शांत है, क्वाइट और साइलेंट है, एंड स्टिल है, बिल्कुल स्थिर है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग मैं पिछले वाले वीडियो में लिख चुका हूं, तो वर्ड मीनिंग आप चाहें तो यहां से भी देख सकते हैं, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्वाइट एंड साइलेंट का मतलब तो क्या हो गया, शांत, और स्टिल का मतलब हो गया स्थिर। ठीक है, तो बिल्कुल स्थिर है पेड़। नो साउंड ऑफ एनी काइंड इज हर्ड, किसी प्रकार की कोई ध्वनि, कोई आवाज वहां नहीं सुनी जा सकती। हियर की पास्ट फॉर्म होती है हर्ड, तो सुनना के अर्थ में होता है ना। हर्ड का मतलब क्या है, सुनना। तो कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही फ्रॉम ट्री, उस पेड़ से। ऑल्सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी काइंड, और वहां पर किसी प्रकार की कोई भी हलचल भी दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि बिल्कुल शांत और मोशनलेस है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है किसी भी प्रकार का उस पेड़ पर। एवरीथिंग इज साइलेंट एंड स्टिल, वापस वही आ गया, सभी कुछ शांत और स्थिर है। द लेबनम इज स्टैंडिंग इन अ येलो सनलाइट, और लेबनम जो ये पेड़ है ये येलोइश यानी कि पीले रंग की सनलाइट जो है इस पर पड़ रही है। कोई जरा कमेंट करके मुझे बताओ कि 4 चीजें जो मैंने बताई थी येलो हैं इस पोइट्री के अंदर, 4 चीजें जो येलो हैं इस पोइट्री में, बताइए मुझे वो 4 चीजें कौन कौन सी थी। देखते हैं लास्ट लेक्चर कौन कौन देख के आया है। येलो सनलाइट ऑफ अ सितंबर आफ्टरनून, जो कि सितंबर आफ्टरनून में उस पेड़ पर
पड़ रही है येलो कलर की सनलाइट। इसके साथ में ये ओपनिंग दृश्य में दिखाई दे रहा है। अ फ्यू ऑफ द लीव्स ऑफ द ट्री आर टर्निंग येलो, और कुछ पत्तियां जो है इस पेड़ की वो पीली हो रही है। एज इट इज ऑटम, क्योंकि ये पतझड़ का समय है। कौन सा समय है? पतझड़ का समय है। ऑल द सीड्स ऑफ द ट्री हैव ऑलरेडी फॉलन, इस पेड़ के जितने भी सीड्स हैं, जितने भी इसके बीज हैं, वो पहले ही गिर चुके हैं। ऑलरेडी फॉलन। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करूं क्या? थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूं पोएट्री से। अगर किसी सेंटेंस में हमें ऑलरेडी दिखाई देता है तो उस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस के कौन से टेंस में रखा जाता है? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? बताइए मुझे। और साथ में ये बताइए कि ऑलरेडी जैसे और कितने एडवर्ब्स हो सकते हैं जो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि यहां पर हमारा जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस का होगा, वो भी बताइए। इसके साथ वाले जो एडवर्ब्स हैं, अभी तो बोलते बोलते मैं बोल ही देता, आंसर ही बोल देता, थैंक गॉड नहीं बोला मैंने। ठीक है, तो बताइए ऑलरेडी जो है कौन से टेंस को सजेस्ट करता है, साथ ही साथ इसके साथ वाले एडवर्ब्स और कौन से हैं जो उसी टेंस को सजेस्ट करते हैं। फॉल इन द ग्राउंड, जो कि जमीन पर गिर चुके हैं। द पोएट हियर ड्रॉज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और कवि जो है यहां पर शब्दों से खूबसूरत चित्र बनाने का प्रयास करता है। कल्पना कीजिए, एक पेड़ खड़ा है, सामान्यतः इस तरह के उस पे पत्ते लगते हैं, इस तरह के इस पे फूल लगते हैं, और अब इसके फूल सारे गिर चुके हैं और उन फूलों में जो बीज थे वो भी चारों तरफ बिखर चुके हैं, और पत्तियां जो है वो गिर रही हैं। और गिरने से पहले क्या होंगी भाई? पहले तो हरी रहेंगी, हरी से पीली होंगी। तो कुछ हरी कुछ पीली पत्तियां हैं, और पीली पत्तियों में इसके साथ में कुछ ब्राउन कलर की सूखी हुई पत्तियां भी है जो गिरने को तैयार है या उनका गिरने का समय आ गया है। तो कुछ पत्तियां जो येलोइश कलर में बदल रही। जीवन में मेरा पर्सनली ये मानना है कि मुश्किल समय की अगर शुरुआत हो ना, तो उस समय में सब्र और साहस, ये दो चीजें हमेशा रखनी चाहिए अपने साथ। क्या क्या दो चीजें रखनी चाहिए? सब्र और साहस, है ना। ये दो चीजें अगर आपके साथ है तो दुनिया में बड़ी से बड़ी मुसीबत जो है या दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस जब आपके पतन का समय चल रहा हो, है ना, तो जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। और जब जीवन में उतार की स्थिति आती है तो लोग उसे उतार की स्थिति नहीं मानते, लोग उसे मानते हैं कि ये पतन की स्थिति है, अब ये व्यक्ति बस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये अपने पतन की ओर जा रहा है ना। लेकिन उस पतन के समय में भी हमें अगर साहस और धैर्य से हम काम करेंगे, ठीक, कोई बात नहीं, जीवन है, चल रहा है। अगर थोड़ा ढलान की तरफ जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसे ढलान समझिए, उसे पतन मत कहिए, ठीक है ना। पतन एक अलग चीज होती है, पतन के बाद में फिर पुनः उठना या संभल पाना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जीवन के सामान्य उतार चढ़ाव, जैसे कि एक पेड़ जानता है, पेड़ को पता है कि वसंत का मौसम आएगा और मैं खिल जाऊंगा, हरी पत्तियां होंगी, सुंदर पुष्प होंगे, मैं फलों से, फूलों से, बीजों से लदा हुआ होऊंगा, और मनुष्य जीवन को देखोगे तो आप ये कहोगे कि मैं सुख और समृद्धि से भरा हुआ हूंगा। लेकिन वो साथ में ये जानता है कि जब पतझड़ का समय आएगा तब ये सब कुछ चला जाएगा, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन पेड़ उस समय निश्चल रहता है क्योंकि उसे पता है कि ये वक्त भी निकल जाएगा। ठीक है गाइस, तो कभी भी अगर ऐसा लगे जीवन में तो लेबनम ट्री को याद कर लेना कि वो भी तो कितना शांत होकर के खड़ा था, शांत, स्थिर, स्टिल। फूल गए जो उसकी सुंदरता का सबसे बड़ा प्रतीक है, जाने दो। पत्ती आ गई जो उसके भोजन बनाने के लिए काम में आती है, उसके आगे जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जाने दो। क्योंकि पतझड़ का समय है, एक समय वापस आएगा जब वसंत का समय आएगा और वापस से पत्तियां, फूल, फल, बीज सब कुछ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, ज्यादा बोर नहीं करता हूं, आगे बात करते हैं। ठीक है, फॉल इनटू द ग्राउंड, ब्यूटीफुल पिक्चर। तो यहां पर पोएट जो है, कवि जो है, एक बहुत ही सुंदर चित्र का चित्रण करता है। अ लेबनम ट्री एज इट लुक्स इन द ऑटोमिनल आफ्टरनून। ऑटोमिनल का मतलब होता है पतझड़ के दोपहर में, पतझड़ के दोपहर में। ये पतझड़ की भाववाचक संज्ञा है ना,
आफ्टरनून यानी का आफ्टरनून तो हम सभी जानते हैं कि पतझड़ के दोपहर में इस तरह का दृश्य जो है कविता के प्रारंभ होते ही कवि हमें दिखाता है शब्दों के माध्यम से, और निश्चित तौर पर वो ये चाहता है कि हम इसकी कल्पना करें ताकि आगे आने वाली चीज को हम और अच्छे से समझ सकें। सेकंड स्टैंजा के अंदर एक पीली चीज आने वाली है। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम लेबनम टॉप। ये स्टैंजा जो है लेबनम टॉप से लिया गया है। द पोएट ऑफ दिस पोएम इज दैट यूजेस, पहले ही बात कर चुके हैं, ऑल ऑफ अ सडन अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड, अचानक से एक छोटी सी गोल्डफिंच, एक छोटी सी गाती हुई चहचहाती हुई एक चिड़िया आती है विथ येलो फेदर्स, जिसके येलो कलर के पीले रंग के पंख हैं। उसके पंख कैसे हैं? वो चिड़िया ही पूरी येलो है तो उसके येलो फीदर्स है ऑन इट्स विंग्स, उसके कंधों पर या उसके पंखों पर फेदर्स लगे हुए हैं। द गोल्डफिंच, और चिड़िया कौन सी है? गोल्डफिंच है। अराइड चिपरिंग, चिपरिंग का मतलब चहचहाते हुए वहां आती है। कैसे आती है? चहचहाना, तो चहचहाते हुए वहां पे आती है। शी एंटर्ड द फॉलिएज लाइक अ लिजार्ड, और वो अपने उस गहरे झुरमुट की तरफ जो है बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह, एक छिपकली की तरह आगे बढ़ती है। स्मूथ, बिल्कुल धीरे धीरे, वॉचफुल, बिल्कुल सावधान, एंड हैस्टी, फिर भी थोड़ी सी जल्दबाजी करते हुए थोड़ी तेजी से बढ़ती है, लेकिन सावधानी से। तेजी से बढ़ रही है इसका मतलब असावधान है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। द पोएट डिस्क्राइब्स अ लेबनम ट्री, तो पोएट जो है यहां पर व्याख्या करता है एक लेबनम ट्री की, विच इज स्टैंडिंग साइलेंटली, बात कर चुके हैं, जो कि चुपचाप खड़ा है, विदाउट एनी मूवमेंट, बिना हिले डुले, ऑन अ सेप्टेम्बर आफ्टरनून, सेप्टेम्बर की एक दोपहर में। इट इज ऑटम, ये पतझड़ का समय है। एंड सम ऑफ द लीव्स ऑफ लेबनन आर टर्निंग येलो, और कुछ पत्तियां जो है उस पेड़ की वो अब येलो हो रही है, धीरे धीरे पीली होती जा रही है। द सीड्स ऑफ द ट्री हैव फॉलन, और जो बीज हैं उस पेड़ के वो गिर चुके हैं, टू द ग्राउंड, जमीन पे। द होल सिचुएशन चेंजेस एज सून एज, और ये पूरी की पूरी परिस्थिति बदल जाती है जैसे ही गोल्डफिंच वहां पर आती है। अभी बात की थी ना कि जीवन में जब उतार आ रहा हूं और हम लोग बिल्कुल उतार की तरफ जा रहे हूं, तो कोई गोल्डफिंच जो है ना हमारे जीवन में भी आ जाता है ना। कई बार वो आपका मित्र होता है, कई बार आपके भाई बहन होते हैं, कई बार आपके माता पिता होते हैं, कई बार कोई शिक्षक के रूप में आता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में आकर के कोई ना कोई गोल्डफिंच जो है उस उदासी को, उस मृतत्व को, यानी कि जो मृत होने की भावना को पैदा कर रहा है, उस भाव को या उस भाव शून्यता को तोड़ने के लिए कि भैया ऐसा नहीं है, अभी तुम जिंदा हो, अभी सब कुछ ठीक है। कुछ पल के लिए ही सही, कुछ देर के लिए ही सही, किसी वीडियो के माध्यम से सही, किसी कॉल के माध्यम से सही, किसी मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से सही, किसी से आमने सामने मिलने से सही, किसी सुंदर जगह को घूमने से सही, लेकिन जीवन में जब पतन की ओर जाते हैं या जब उतार की ओर जाते हैं, पतन की ओर तो नहीं कहूंगा, गलत शब्द इस्तेमाल किया, माफी चाहता हूं, तो जब उतार की ओर जाते हैं तब कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीजें जरूर मिलती हैं जो आपको पुनः विश्वास दिलाती हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी तुम जीवित हो, अभी पूरी तरह से हार नहीं हुई है, अभी काफी कुछ होना बाकी है, ठीक है। और ऐसे मौके जो मिले ना, उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें ग्रैब करना चाहिए, और इससे उल्टे मौके जो मिले उनसे बचना चाहिए, उनकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है गाइस। तो गोल्डफिंच जो है वो आती है चिपरिंग, बिल्कुल चहचहाते हुए। कैसे आ रही है ये? चहचहाते हुए ये आती है, इन अ जर्की मैनर, बिल्कुल हिलने डुलने वाले तरीके से और बिल्कुल मस्ती मजाक करने वाले मैनर से। इट लैंड्स सडनली, और ये अचानक से आके लैंड करती है, उस पर रुकती है। एंड स्टार्टिंगली एट द एंड ऑफ द ब्रांच, और जहां पर स्टार्टिंगली मतलब ये बिल्कुल ब्रांच है, इस ब्रांच का बिल्कुल ये जो कोने वाला छोर है, यहां आकर के वो रुकती है उस ब्रांच पे। देन वेरी स्मूथली केयरफुली इट एंटर्स एब्रप्टली, यानी कि सावधानी पूर्वक, ध्यान से और बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लाइक ए लिजार्ड, बिल्कुल एक छिपकली की तरह। द थिकनेस ऑफ द ब्रांचेस, थिकनेस के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, ये घोंसले के लिए आया है वर्ड, जो वहां उसका घोंसला बना हुआ है ना कहीं उसका एक सेंस देता है। सीधे तौर पे तो हमें नेस्ट नहीं कहा गया, तो हम सीधे तौर पे नेस्ट कहेंगे भी नहीं, लेकिन अगर चिड़िया के छोटे बच्चे हैं और वो मुंह में अगर कुछ उन्हें खिलाने के लिए लेकर के आ रही है, तो डेफिनेटली वो कहाँ होंगे? घोंसले में होंगे, पेड़ पे इधर उधर घूम नहीं रहे होंगे, राइट।
तो थिकनेस जो है ऑफ द ब्रांचेस, यानी कि जहां पर वो ब्रांचेस, वो शाखाएं जाके बहुत घनी हो जाती हैं, झुरमुट जो है वहां पर उधर की ओर बढ़ती है। दिस गिव्स राइज टू अ ग्रेट नॉइज फ्रॉम इट्स नेस्ट। तो उसकी जो नेस्ट है, घोंसला जो है, उसमें से बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगता है। वो कौन करते हैं? द होल ब्रूड ऑफ द गोल्डफिश, यानी कि जितना भी पूरा ब्रूड है, ब्रूड का मतलब यहां पे होता है समूह, जो पूरा का पूरा समूह है गोल्ड फिंच का, स्टार्ट चिटरिंग, वो सब चहचहाना शुरू कर देते हैं लाउडली, बिल्कुल तेजी से। जैसे मैंने पिछले वीडियो में माँ से कंपेयर किया था। छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल तक की अगर उसकी उम्र है, 6 महीने 8 महीने से बड़ा है या साल भर से बड़ा है, थोड़ा समझता है, लेकिन माँ को सबसे ज्यादा समझता है। तो जब तक माँ सामने नहीं होगी, दिन भर आराम से मस्ती से घूमता रहेगा, खेलता रहेगा, यहाँ तोड़ा फोड़ी करी, यहाँ पे कुछ पेन से दीवार पे लिख दिया, उसकी अपनी लाइफ चलती है, उसकी अपनी मस्ती चलती है। माँ जैसे ही दिखेगी वैसे ही उसकी रे रे चालू हो जाएगी, उसके चारों तरफ घूमता रहेगा, उसकी साड़ी या सूट जो भी है, जो भी उसकी माँ पहनती होगी, उसे पकड़ लेगा और उसके पीछे पीछे घूमता रहेगा, गोदी ले लो। काम कुछ नहीं है उसको, मतलब दुनिया का सबसे फालतू आदमी है वो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पर्सन होता है वो उस फैमिली में। जिस भी घर में ऐसा छोटा बच्चा होता है कि भाई उसके अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। वो सो रहा है, टीवी की आवाज कम रखो, मोबाइल यहाँ पे मत चलाओ, गेट भेड़ दो, बाहर चलो। अरे भाई कलेक्टर है कि प्रधानमंत्री है? तो वो उसकी कंडीशन ये रहती है कि ही इज द किंग ऑफ द हाउस, उसे जो चाहिए वो चाहिए, नहीं तो वो ऐसा फैलता है कि फिर उसको संभालने वाला कोई नहीं होता। तो इसलिए ये जो छोटे बच्चे हैं ना, इनकी चिटरिंग जो होती है, चिपरिंग जो होती है, लाउडली जो होती है, बहुत तेजी से ये बच्चे हैं, ये अपनी माँ को देख करके ची 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 करने लग जाते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं। जैसे छोटे बच्चों को, अभी जो रोने वाला बच्चा है उसको मतलब देखे वो रो रहे 2-3 मिनट रो ले, फिर भी मतलब तो जमीन पे लेट करके वो भी पंख ही चलाएगा फिर तो वो ऐसे पंख चलाते हैं। देयर इज अ ग्रेट नॉइस ऑफ फ्लैपिंग ऑफ विंग्स, बहुत ज्यादा शोर आता है, काफी शोर आता है पंखों को फड़फड़ाने का, है ना। विंग्स का मतलब पंख हो गया, फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना। तो पंख वो फड़फड़ाते हैं, एंड ट्रिलिंग एंड चिपरिंग, और उसके बाद में ची ची चू चू की आवाज जो है वो करते रहते हैं। द होल ट्री स्टार्ट्स रिसाउंडिंग एंड वाइब्रेटिंग विद अ थ्रिल ऑफ जॉय। पूरा का पूरा पेड़ जो है रिसाउंडिंग यानी उस आवाज को और ज्यादा बढ़ाता है, वाइब्रेटिंग यानी कि कांपने लगता है, विद अ थ्रिल ऑफ जॉय, जैसे कि अब वो जॉय से पूरा भर चुका है। ठीक है गाइस, तो इस तरह का जो दृश्य है वो हमें देखने को मिला कि सबसे पहले जहां हम पेड़ को देखते हैं बिल्कुल शांत, निर्जीव, मृत प्राय, लेकिन अचानक से एक चिड़िया आती है और उस मृत प्राय जीव को वापस से सजीव प्राय बना देती है। सजीव प्राय नहीं, सजीव ही बना देती है। वो सजीवता का वहां पर एहसास कर सकता है, आनंद ले सकता है, उसे ऐसा महसूस होता है कि नहीं अभी हम जिंदा हैं ठीक है। चलिए, तो ये स्टैंजा जो है ये लेबरम टॉप से लिया गया है। इसके राइटर जो हैं टेड ह्यूजेस हैं, विद अ मिस्टीरियस लो विसल। और जब ये सब कुछ हो जाता है उसके बाद में थर्ड स्टैंजा में बहुत रहस्यमयी तरीके से जब चिड़िया आई तो उसकी विसल, उसकी चिपरिंग, उसकी आवाज, उसके फड़फड़ाहट सब बहुत हाई लेवल पे थी। लेकिन जब ये चिड़िया वापस जा रही है ना, ये मान लीजिए कि ब्रांच में वो यहां उतरी, यहां से इधर की तरफ आई तो बहुत गर्मजोशी के साथ यहां नेस्ट पे आई, अपने बच्चों का ध्यान रखा, उन्हें जो भी खिलाना पिलाना था खिलाया पिलाया, यहां से वो वापस जा रही है। अब उसकी जो आवाज है बिल्कुल लो है, मिस्टीरियस तरीके से। अब वो बिल्कुल आवाज या शोर जो नहीं कर रही है, ची ची चा चा कर रही है, लेकिन बहुत धीरी आवाज में, बहुत धीमी आवाज में कर रही है, बहुत लाउड नहीं है। लो विसल्स, धीरे धीरे। शी फ्लू ऑफ इनटू द स्काई, वो वहां से उड़ करके आकाश में चली जाती है। वंस अगेन, फिर से लेबनम क्वाइटेंट, लेबनम ट्री जो है बिल्कुल शांत हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। डाउन एज इट वॉज बिफोर हर अराइवल, क्वाइटेंट डाउन मतलब बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि बिल्कुल उसके आने से, चिड़िया के आने से, गोल्ड फिंच के आने से पहले था। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही शांत हो जाता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, ये लाइन जो है इनमें पोएट बताता है कि हाउ गोल्ड फिंच फीड्स एंड टेंड्स हर यंग वंस, कि कैसे वो उन्हें खिलाती है, छोटे बच्चों को, और उनके लिए खाना लेकर के आती है। कैसे पेड़ जो है फिर से साइलेंट हो जाता है जैसे ही चिड़िया वहां से चली जाती है, टुवर्ड्स द स्काई, उस आकाश की तरफ। द पोएट सेज दैट द गोल्ड फिंच फीड्स हर ब्रूड
लाइक अ स्टॉकर हु फीड्स द इंजन विथ फ्यूल। बिल्कुल, तो पोएट ये बताता है कि गोल्डफ्लिंच जो है वो फीड करती है, यानी कि खिलाती है। क्या कर रही है यहाँ पे? वो खिला रही है। जो वहां पर छोटी चिड़ियाओं का समूह है उसे बिल्कुल एक स्टॉकर की तरह, स्टॉकर यानी जिसका काम हो भरना, जो कि फीड करता है। फीड करता है यानी यहाँ पे खिलाता नहीं है, भरता है। क्या भरता है? फ्यूल, ईंधन भरता है। क्या भरता है? ईंधन भरता है किसी भी इंजन के अंदर, विच रन्स द मशीन, जिससे कि वो मशीन काम करती है। देन शी कम्स आउट होपिंग टू द एंड ऑफ अ ब्रांच। उसके बाद वो बाहर आती है। होप करने का मतलब होता है किसी चीज पर सवार होना। तो उस ब्रांच पे ये जो चिड़िया है ये क्या है? ये चिड़िया इस ब्रांच पे सवार है। तो होप करते हुए यानी कि उस पर सवार होती हुई वो आगे आती है टू द एंड ऑफ द ब्रांच, और वापस ब्रांच का जो अंतिम छोर है वहां पर आती है और यहां से अनंत आकाश की ओर उड़ जाती है। शी शोज हर बैरिड फेस, वो अपना चेहरा दिखाती है। विथ सेवर्स एज हर आइडेंटिटी मार्क, जो कि उसने जैसे कि आइडेंटिटी मास्क की तरह पहन रखा है, पहचान बनाने वाले एक मास्क की तरह उसने अपने उन रंगों को, सुंदर रंगों को, पीले रंग को पहन रखा है। देन विद अ स्ट्रेंज विसल लाइक चिरप, उसके बाद एक अजीब सी या विचित्र सी चिरप यानी कि वो चहचहाहट करती है। लो नोट्स, बिल्कुल धीमी आवाज के अंदर द गोल्डफिंच फ्लाइज अवे टुवर्ड्स द इनफाइनाइट स्काई, और उसके बाद में जो गोल्डफ्लिंच है वो उड़ जाती है वहां से अनंत आकाश की ओर। एज सुन एज सी हैज फ्लोन अवे, और जैसे ही वो वहां से उड़कर जाती है, द ट्री विच वॉज रिसाउंडिंग विद द चिटरिंग्स एंड थ्रिलिंग्स ऑफ द यंग वंस, और वह पेड़ जिसमें बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था, बहुत आवाजें आ रही थी, चिटरिंग की, चहचहाहट की और थ्रिलिंग्स की, जो कि छोटे बच्चे, छोटे जो चिड़िया के जो बच्चे हैं उन्होंने कर रखा था, फॉल्स साइलेंट। वह पेड़ पुनः शांत हो जाता है। पेड़ पुनः शांत हो जाता है। एज इफ इट हैज बिकम एम्प्टी, पुनः ऐसे हो जाता है कि अब ये पूरी तरह से पुनः खाली हो चुका है। ठीक है गाइस, तो ये कविता जो है मुझे तो काफी अच्छी लगती है। अगर आपको भी अच्छी लगती है तो इसको आप पढ़ते रहिए। जब भी कभी ऐसा समय आए जब आपको लगे कि जीवन में निराशा हो, इसे पढ़िए, है ना। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक लेक्चर देख रहा था, मतलब कोई आईएएस के सर हैं, उनका लेक्चर आ रहा था। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि एक विद्यार्थी जो है उसको 3 स्थानों पर जाना चाहिए। कितने स्थानों पर जाना चाहिए शांत रहने के लिए? 3 स्थान। या तो किसी क्या कहेंगे, रिलीजियस, आपका जो भी आपका रिलीजन है, आपका रिलीजियस जो भी प्लेस है वहां जाना चाहिए, है ना। रिलीजियस प्लेस जैसे कि मेरे लिए मंदिर हो सकता है, मेरे किसी स्टूडेंट के लिए मस्जिद हो सकता है, मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट के लिए गुरुद्वारा हो सकता है, मेरे किसी तीसरे स्टूडेंट के लिए वो चर्च हो सकता है। ठीक है, तो जहां पर भी जो भी आपका रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आप रिलीजियस प्लेस पे जाइए। सेकंड, आप जाइए अपने स्टडी प्लेस पे, जहां आपको पढ़ाई करनी होती है, जहां आप पढ़ते हैं, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑफलाइन में आपका स्कूल हो, है ना। तो इस तरीके से दूसरी चीज ये है। और थर्ड थिंग जो है, मुझे लगता है जो मैंने उस वीडियो में सुना था वो शायद एक्सरसाइज से रिलेटेड था, एक्सरसाइज रिलेटेड प्लेस, है ना। एक्सरसाइज रिलेटेड प्लेस में आप जैसे प्लेग्राउंड्स वगैरह को भी ले सकते हैं। आप एक्सरसाइज करने जाते हैं, व्यायामशाला जाते हैं, अखाड़े जाते हैं, जिम जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वहां नहीं जाते हैं तो आप प्लेग्राउंड भी जा सकते हैं। आप जिम भी नहीं जाते, आप प्लेग्राउंड भी नहीं जाते, तो नॉर्मली आप रनिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी समय या ऐसा कोई भी कार्य जो आप निरंतर करते हैं, निरंतर करते करते उसको थक जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बीच में थोड़ा बहुत आप अपने लिए ब्रेक लेकर के इन 3 में से कोई एक जगह जो है वहां पर आप रेगुलरली विजिट कर सकते हैं। स्कूल या स्टडी प्लेसेस जो है, अगर आपको लगता है कि वो जगह बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाती है आपके अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए या अपने मन को हल्का करने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आप एक काम कर सकते हैं, आप रीडिंग कर सकते हैं। लेकिन रीडिंग आपको उन चीज़ों की नहीं करनी है जो आपके कोर्स का हो। आप कोई नॉवेल पढ़ सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई कविता पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कोर्स की हो, आउट ऑफ द कोर्स भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। क्योंकि आप उस समय अपने आप को डिलाइट करने के लिए, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए आप उस समय कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हैं। छोटे थे तो कॉमिक्स पसंद थी ना, बताओ आप में से किस किसने बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है, और वो आपकी जो फीलिंग है वो हमारे साथ शेयर करो कि कॉमिक्स को लेकर के आप कितने क्रेजी थे कि 10 कॉमिक्स खरीद के लाए,
और इच्छा तो ऐसी हो रही है कि आज बैठे 10 की 10 खत्म कर दें, है ना, लेकिन फिर भी एक एक बड़ी मुश्किल से अपने मन को रोक रोक के एक एक पढ़ते थे कि नहीं भाई खत्म हो जाएगी, घर वाले वापस नहीं दिलाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंस्टिंक्ट होती है बच्चों की, जिसे धीरे धीरे पढ़ाई के बोझ के नीचे उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक 15-20 मिनट का समय निकाल के एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ने का हम दिन में टाइम निकाल ही सकते हैं। रीडिंग अच्छी होगी तो राइटिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। और क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं यही कहूँगा कि बेटा जो भी पढ़ो अंग्रेजी में पढ़ना, वोकेबलरी बढ़ेगी, राइटिंग एक्सपीरियंस मिलेगा कि कैसे किसी चीज़ को लिखा जाता है, साथ में राइटिंग स्टाइल आप डेवलप कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप उससे कर पाओगे, ठीक है। ये आउट ऑफ द स्टडी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तो इससे आप पोइट्री का ज़्यादा पार्ट ना माने। तो लेट्स वापस मूव करते हैं अपनी पोइट्री की ओर। तो समरी पे हम बात कर रहे हैं। द पोएम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेबनम ट्री। पोएम जो है वो स्टार्ट होती है एक डिस्क्रिप्शन, एक विवरण के साथ जो लेबनम ट्री का बताया जाता है। दो हुज टॉप वाज स्टिल, जिसका जो टॉप है, सबसे ऊपर वाला जो छोर है, ये पेड़ है, इसका ये जो ऊपर वाला छोर जो है ये बिल्कुल शांत है, स्टिल एंड साइलेंट, बिल्कुल शांत और स्थिर है। इसकी पत्तियां जो है येलो हो चुकी हैं एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, उसके जो बीज हैं वो नीचे गिर चुके हैं। इट वाज अ डे टाइम, ये दिन का समय है। इन द मंथ ऑफ सितंबर, सितंबर के महीने में। डे टाइम का मतलब आप यहाँ पे सीधे तौर पर आफ्टरनून ले लेना गाइस, ठीक है, क्योंकि पोइट्री में क्लियर है। सितंबर के महीने में व्हेन द ट्री वाज स्टैंडिंग स्टिल, जब पेड़ जो है बिल्कुल स्थिर खड़ा है, डेथ लाइक, बिल्कुल मृत समान। द लाइफलेस ट्री, बिल्कुल बेजान जो है पेड़ है, बिकम अलाइव, अचानक से जीवंत हो उठता है, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड के आने से, ठीक है गाइस। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, ये निर्जीव पेड़ जो है वापस जीवंत हो उठता है, जीवित हो उठता है, बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड जो है उसके आने से। She came to feed her young ones, वो अपने छोटे बच्चों को खिलाने आई है। Who are the thickness of the branch, जो कि कहाँ है, who are on the, जो थिकनेस है ब्रांच की, जहां पर ब्रांच मोटी है, जहां पे उनका नेस्ट है, वहां पर है। द ट्री इज हर शेल्टर, वही पेड़ उसका आश्रय है, शेल्टर है। शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, वो चल करके उस ब्रांच के बिल्कुल अंत तक आती है। विद अ चिर्पिंग साउंड, ची ची की आवाज करते हुए। शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, और फिर वो आगे बढ़ के ब्रांच के दूसरी तरफ चली जाती है। विद द रैपिड, तेजी से, एंड परक्वेशनली मूवमेंट लाइक अ लिजर्ड। परक्वेशनरी का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, है ना। प्रिकॉशनरी का मतलब है सावधानी पूर्वक। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में सावधानी रखना, ठीक है। तो प्रिकॉशनरी का मतलब क्या हो गया, सावधानी पूर्वक किसी काम को करना। मूवमेंट लाइक अ लिजर्ड, और बिल्कुल एक छिपकली की तरह सावधानी पूर्वक आगे बढ़ती है। As soon as she arrives, जैसे ही वो अपने बच्चों के पास पहुंचती है, the younger ones start chirping like a machine, छोटे बच्चे जो है मशीन की तरह चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चिपरिंग करना शुरू कर देते हैं। Vibrating, बहुत ज्यादा कंपन पैदा करते हैं। And flapping their wings, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं। The death like tree become alive, और जो मृत समान जो वह पेड़ है वह बिल्कुल जीवंत हो उठता है। एंड इट ट्रेम्बल्स एंड शेक्स, और ये कांपता है और हिलता है। आफ्टर फीडिंग देम, उन्हें खिलाने के बाद, शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो उड़ करके ब्रांच के दूसरी तरफ चली जाती है। हालांकि फ्लाई नहीं करती है ना, शी वॉक्स, वापस चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए वापस ब्रांच की तरफ जाती है, लेकिन हम फ्लाइज कह सकते हैं। हर डार्क कलर फेस, उसके डार्क कलर का जो चेहरा है, विद द येलो बॉडी, जहां उसकी येलो बॉडी है, वॉज बेयरली विजिबल एज शी वैनिश्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, मुश्किल से ही दिखाई देती है क्योंकि वो वहां जाकर के हरी पत्तियों के पीछे लगभग ऐसा लगता है जैसे छुप गई है, ढक गई है। शी फ्लू अवे इन द स्काई, वो उड़ करके आकाश में चली जाती है। लिविंग द ट्री डेथ लाइट अगेन, और उस पेड़ को वापस मृत प्राय या मृत समान छोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ज्यादा समय इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये सारी चीजें एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने इस लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन की है, आप कनेक्ट कर पाएंगे। आई होप लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट लेक्चर। इसी का नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, सी यू सून।